राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसे कि सभी को पता है ही कि हमारा एक भाग राजस्थान ज्योग्राफी का आ चुका है और दूसरा भाग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो हम आज स्टार्ट करेंगे भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो हम देखेंगे दोस्तों कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनका वर्गीकरण। तो हम उनका वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर। दूसरा है भौगोलिक कारकों के आधार पर। तो व्यक्तिगत आधार पर हम देखेंगे तो व्यक्तिगत आधार पर सबसे पहले वर्गीकरण किया था प्रोफेसर वीसी मिश्र ने। ठीक है, प्रोफेसर वीसी मिश्र ने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको बांटा था 7 भागों में। अभी तक प्रश्न तो एक बार ही आया है, इनमें से पूछा था कि प्रोफेसर वीसी मिश्र ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को विभाजित किया है, उनमें से कौन सा नहीं है। तो हो सकता है आगे भविष्य में ये प्रश्न आ जाए और 100% आएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है, यह है प्रोफेसर वीसी द्वारा वर्गीकृत भौतिक प्रदेश। प्रोफेसर वीसी ने 7 भाग बताए। कितने बताए? 7। 1967 और 68 में इसने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो हमें ध्यान रखना है कि 7 कौन से हैं। अक्सर हम यह नहीं पढ़ते, सीधे पढ़ते लेते हैं कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो हम 4 भाग ही पढ़ते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं पढ़ता। इनके नाम याद रखने हैं और स्थिति देखना है कि कौन सा कहाँ है। इनके जो क्रम है वो क्रम के हिसाब से यहाँ नंबर संख्या लगाई हुई है कि पहला भौतिक प्रदेश यहाँ, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पाँचवा यहाँ। जो प्रश्न आया था वो आया था, उसमें था नहरी प्रदेश था, अर्धशुष्क प्रदेश था, अरावली था और एक 13 था पर्वतीय प्रदेश। तो पर्वतीय प्रदेश में नहीं विभाजित किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है भौगोलिक कारक के आधार पर राजस्थान का वर्गीकरण। यह है 4। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली प्रदेश, तीसरा है मैदानी प्रदेश, चौथा है पठारी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पहला भौतिक प्रदेश है। तो हम देखेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को किस किस नामों से जाना जाता है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को रुक्ष प्रदेश, यह प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ है कि रुक्ष प्रदेश राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को किसने दिया था। तो ध्यान रखना किसने दिया था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने पश्चिमी मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश कहा। गुजरातरा प्रदेश कहा था चीनी यात्री हेनसांग ने। ठीक है दोस्तों, फिर है जो पश्चिमी थार का मरुस्थल है वो है थार मरुस्थल है पूरा। तो हम अगर थार मरुस्थल की स्थिति देखते हैं तो थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में यह है थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल ये है। तो कौन सा हिस्सा है? यह है पश्चिमी थार मरुस्थल। थार मरुस्थल का उत्तर पूर्वी भाग है। तो उत्तर पूर्व में है ये। इस मरुस्थल का उत्तर पूर्वी भाग जो है वो राजस्थान में और भारत में है। ठीक है, थार मरुस्थल है वो पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का भाग है। इसलिए दोस्तों याद रखना है कि किसका भाग है? थार मरुस्थल। दोस्तों, आपको अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आपके दोस्तों को भी भेज दो, क्योंकि अगर बहुत लोग हैं जो ऑफलाइन कोचिंगों में जाकर नहीं पढ़ सकते और आपको इसके हैंड नोट्स टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। क्लास पूरी होते ही डाल दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी अपने साथियों को भी शेयर कर दो।
आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है शुष्क और दूसरा है अर्ध शुष्क। ठीक है दोस्तों, तो इसके दो भाग हैं। तो हम पहला पढ़ते हैं। और शुष्क भाग के भी दो उपभाग हैं। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल को दो भागों में और शुष्क प्रदेश के दो है। एक तो बालुका स्तूप युक्त जो कि 58.5% पर है, दूसरा है बालुका स्तूप मुक्त जो कि 41.5% पर है। दूसरा देखते पश्चिमी मरुस्थल का दूसरा भाग है अर्धशुष्क पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, जो कि इसके भी 4 उपभाग हैं: घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागौर भूमि, लूनी बेसिन। अब देखेंगे हम थार मरुस्थल का विस्तार। थार मरुस्थल का विस्तार। थार मरुस्थल भारत के 4 राज्यों में है। कितने राज्य में? 4 में। इसमें पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात। अगर सर्वाधिक पूछ लें कि राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ है भारत में, तो भारत में सर्वाधिक राजस्थान में है थार मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। आगे देखते हैं थार मरुस्थल का विस्तार और उत्पत्ति। तो मेसोजोइक महाकल्प में मरुस्थल तटीय सागर का हिस्सा था, जिसके प्रमाण यहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें। ठीक है, कौन सी है? खारे पानी की झीलें हैं। और खारे पानी की और मरुस्थल में मिलने वाली लवणता, ये इस चीज़ का प्रमाण है कि यह प्राचीन समय में 33 महासागर का अवशेष है। ठीक है, यहाँ पर जुरेसिक काल की अक्लूड फॉसिल्स पार्क लाठी सीरीज मिली है। फिर क्वार्टराइट कल्प में प्लेस्टोसीन युग में वर्तमान मरुस्थल अस्तित्व में आया। और कुलधरा गांव जैसलमेर में है। यह राजस्थान का सबसे पहला कैक्टस गार्डन है। कहाँ पर है? कुलधरा। याद रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। कुलधरा गांव है, ये जैसलमेर में है और यहाँ पर पहला कैक्टस गार्डन है। दोस्तों स्क्रीनशॉट की कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल हस्तलिखित आपको नोट्स टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, इसलिए आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करें। देखते हैं विस्तार। तो जो अपना मरुस्थल है, ये मरुस्थल है, ये अरावली के उत्तर पश्चिम में 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, उत्तर पश्चिम की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यानी 5 सेंटीग्रेड वर्षा रेखा तक विस्तृत है। इसकी लंबाई है मरुस्थल की 640 किलोमीटर, चौड़ाई है 300 किलोमीटर, औसत ऊंचाई है 200 से 300 तथा दक्षिण की ओर है 150 किलोमीटर। संपूर्ण मरुस्थल का ढाल है, संपूर्ण मरुस्थल वो है जो मरुस्थल है उसका ढाल है उत्तर पूर्व से, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर मरुस्थल का ढाल है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरुस्थल का ढाल किस ओर है। फिर है शुष्क मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिमी मरुस्थल का पहला भाग है शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल कहाँ से कहाँ तक है? शुष्क मरुस्थल है वो 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक फैला हुआ है। इसके 2 उपभाग हैं। ठीक है दोस्तों, कितने? 2 उपभाग हैं। पहला भाग है बालू का स्तूप मुक्त, यानी यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। बालू का स्तूप नहीं, बालू का स्तूप क्यों नहीं पाई जाती बालू का स्तूप? तो ये यहाँ पथरीला मरुस्थल है, जिसे हमादा कहते हैं। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमादा बहुत बार पूछा जाता है कि हमादा क्या है, तो ध्यान रखना है कि हमादा है वो पथरीला मरुस्थल है। अब देखिए हमादा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं, तो ये है जैसलमेर में, पोखरण में, रामगढ़, लोहरदगा में, फलौदी में, बाड़मेर में। तो ध्यान रखना है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये इसका क्षेत्रफल कितना है? 85,660 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाग है बालू का
स्तूप युक्त, यानी यहाँ बालों का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बालों का स्तूप पाए जाते हैं। अब ये देखते हैं ये कितने, ये 58.50% क्षेत्रफल पर है। अगर क्षेत्रफल पूछे किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में, तो 1,28,028 किलोमीटर पर फैला हुआ है। यानी बालों का स्तूप युक्त का अर्थ क्या है? बालों का स्तूप का कि अर्थ है कि पवन आएगी, पवन मिट्टी लाएगी और मिट्टी का निक्षेपण होगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी को पवन पहुंचाएगी। तो इससे क्या कहते हैं? बालों का स्तूप। अब पूछ ले सर्वाधिक बालों का स्तूप, यानी जैसलमेर। पूछे सर्वाधिक तो है जैसलमेर में। अब पूछ ले सर्वाधिक प्रकार, यानी बालों का स्तूपों के प्रकार होते हैं। तो सर्वाधिक सभी प्रकार के बालों का स्तूप कहाँ होते हैं? जोधपुर में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों इसमें। सर्वाधिक तो है जैसलमेर में, सर्वाधिक प्रकार पूछे तो जोधपुर में। दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। अब देखते हैं बालों का स्तूप के प्रकार। तो बालों का स्तूप सामान्यतः 8-9 प्रकार के हैं। तो हम देखते हैं उनमें से। एक बरखान, अनुप्रस्थ बालों का स्तूप, अनुदैर्घ्य, पैराबोलिक प्रबल आकार, सीप बालों का स्तूप, तारानुमा, सब्रकाफी नेटवर्क बालों का स्तूप। ठीक है दोस्तों, तो ये हम देखते हैं एक एक करके इनको। सबसे पहले देखते हैं हम बरखान को। तो ये बरखान है वो पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार, ये देखो आपको दिख रहा होगा अर्धचंद्राकार, ये इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से जो आकृति बन रही है वो क्या है? बरखान है। तो इसमें पवन के सम्मुख वाला भाग मंद व विमुख वाला भाग, तो पवन इससे आएगी। ठीक है, तो ये पवन के सम्मुख वाला तो मंद और ये विमुख वाला भाग हो गया तीव्र ढाल का। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है? ये सर्वाधिक शेखावटी के भालौरी में कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक शेखावटी के भालौरी में पाए जाते हैं। ठीक है, और भालेरी कहाँ है? चूरू में। तो ये बात ध्यान रखनी है कि कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ है। ये सर्वाधिक गतिशील मरुस्थल, सर्वाधिक गतिशील व स्थानांतरित है। और सर्वाधिक वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है कि सर्वाधिक मरुस्थलीकरण में भाग लेने वाले कौन से हैं? तो कौन से हैं? इनका चित्र है भालेरी, शेखावटी, करणी माता, ओसियां, चूरू। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। 2 नंबर, दूसरा देखेंगे अनुप्रस्थ बालों का स्तूप। तो ये पवन की दिशा के लंबवत समकोण, यानी पवन आएगी तो पवन की दिशा के लंबवत बनते हैं। और सर्वाधिक है बीकानेर में, फिर हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू में। सर्वाधिक स्थिर बालों का स्तूप है ये। तीसरा देखते हैं दोस्तों अनुदैर्घ्य बालों का स्तूप, पवनानुवर्ती रेखीय, सॉरी मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ रेखीय है, ध्यान रखना दोस्तों। तो ये पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं, यानी आड़े रूप में बनते हैं। सर्वाधिक जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी में है। लूणी, घग्गर, जमुई बेसिन। अगर पूछ ले कि लूणी, घग्गर व जमुई बेसिन में कौन से बालों का स्तूप पाए जाते हैं? तो कौन से? अनुदैर्घ्य बालों का स्तूप पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पैराबोलिक प्रवलयाकार बालों का स्तूप, ये बरखान के विपरीत बनते हैं। यानी बरखान कैसे देखा? बरखान ऐसे थे, पवन की दिशा के सम्मुख वाला भाग मंद और विमुख वाला भाग तीव्र। इसी प्रकार ये होते हैं, लेकिन इनकी क्या है कि बुझाएं अधिक अग्रसर नहीं होती है, आगे नहीं बढ़ती। ठीक है, ये है हेयर पिन के समान है। ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों कि हेयर पिन के समान किस बालों का स्तूप की आकृति है? तो क्या बताना है? पैराबोलिक। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक इसी प्रकार के पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आता है सीप बालों का स्तूप।
ये बरखान के समान है, लेकिन पवन की दिशा, अगर पवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है या पवन अपरिवर्तनीय दिशा में चलती है, यानी पवन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, तो इन बालों का स्तूपों का निर्माण होता है और इनकी एक दिशा आगे बढ़ जाती है पवन की दिशा परिवर्तन होने के कारण। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है। फिर है तारानुमा बालों का स्तूप। तारानुमा समझ गए होंगे, इनकी एक या एक से अधिक भुजाएं होती हैं और अनियमित हवा चलने के कारण होती हैं। चट्टानी मरुस्थल होते हैं जिनके कारण मिट्टी का अपरदन हो जाता है और चट्टान बचती है। इसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती है। ये जैसलमेर में, मोहनगढ़, सूरतगढ़, बीकानेर, पोखरण में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है सब्र का फीज या सर्ब का फीज भी बोलते हैं इसको, सर्ब का फीज या सब्र का फीज। इनका दूसरा नाम है नेबखा। ये झाड़ी या किसी पौधे की ओट में आकर बनते हैं। सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर में सब्र का फीज पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क बालों का स्तूप। नेटवर्क का मतलब क्या है? जुड़ना। तो ये वो बालों का स्तूप है जो एक दूसरे बालों का स्तूप से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के बालों का स्तूप एक दूसरे से जुड़े होंगे, उन्हें क्या कहते हैं? नेटवर्क। एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर में ये मिलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, लूनेट। यह नवचंद्राकार यानी नए चंद्र के चंद्राकार आकृति के समान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवरोध बालों का स्तूप। ये बालों का स्तूप किसी न किसी प्रकार के अवरोध के कारण, चाहे पत्थर आ जाए, चाहे कोई पेड़ आ जाए या कोई और कुछ आ जाए, उसकी ओट में बनते हैं। अवरोध अगर पवन चल रही है, पवन की दिशा के समूह कोई अवरोध आ गया तो अवरोध बालों का स्तूपों का निर्माण होता है। ये चित्र है पुष्कर अजमेर के आसपास मिलते हैं। अजमेर के आसपास इन स्तूपों को देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा मरुस्थल का पहला भाग, जिसमें शुष्क मरुस्थल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थल। धन्यवाद साथियों, अपने साथियों को ज़रूर बताइए। और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी गई है, जहाँ हस्तलिखित नोट्स बिल्कुल आपको उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।